हेलो दोस्तों। आगामी सीरीज़ के एक प्रीवियस वीडियो में मैंने चिल्ड्रन ऑफ टाइम एड्रियन चाइकोव्स्की की अवार्ड विनिंग नॉवल के बारे में बात की थी, जो मैंने पिछले साल पढ़ी थी। इस साल मैंने उसका सीक्वल पढ़ा, चिल्ड्रन ऑफ रूइन। और ये वीडियो चिल्ड्रन ऑफ रूइन के बारे में होने वाला है। पर चिल्ड्रन ऑफ रूइन के बारे में बात करने से पहले आपको चिल्ड्रन ऑफ टाइम का थोड़ा सा आइडिया दे दूँ। या तो आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, आप इनफैक्ट पुराना वीडियो देख ही लीजिए। मैं यहाँ पे बहुत छोटा रिकैप देने वाला हूँ, उसमें ज़्यादा डिटेल है। पृथ्वी पर ऐसे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने ऐसे अंतरिक्षयान डीप स्पेस में भेजे हैं, इस कहानी के मुताबिक, असल में नहीं, इस कहानी में, जिन्होंने दूसरे प्लैनेट्स को इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश की है। और इन जहाज़ों में से एक जहाज़ में एक साइंटिस्ट थी, अवराना कर्न, जिसने एक नैनो वायरस भेजा था। और नैनो वायरस के साथ कुछ बंदर भेजे थे। प्लान ये था कि अंतरिक्षयान किसी और प्लैनेट पर पहुंचेंगे, वहाँ पे ये नैनो वायरस उन बंदरों को इन्फेक्ट करेगा और उनके इवोल्यूशन की रेट को ग्रो करेगा। और कुछ ही सेंचुरीज़ में, कुछ ही शायद 1000 सालों में, वो बंदर काफ़ी समझदार और सिविलाइज्ड बन जाएंगे। और फिर इंसान, पृथ्वी के इंसान वहाँ पहुँचेंगे और फिर वो बंदर वहाँ पे ऑलरेडी होंगे उनकी सहायता करने के लिए या शायद उनको पूजने के लिए। पर प्लान में गड़बड़ी हो जाती है और ये नैनो वायरस इन्फेक्ट करता है स्पाइडर्स को। और फिर ये नैनो वायरस वही करता है जो कि उसे करना चाहिए था। जब तक इंसान वहाँ पहुँचते तब तक वहाँ स्पाइडर्स की एक सिविलाइजेशन बन गई थी, जो ना सिर्फ डीप अंडरस्टैंडिंग्स बिल्ड कर सकती थी बल्कि उसने टेक्नोलॉजी और कल्चर के मामले में भी काफ़ी एडवांसमेंट हासिल कर ली थी। ये थी पहले किताब की कहानी और स्पाइडर्स और इंसान का इंटरेक्शन, उनके बीच में हुए डिसएग्रीमेंट्स, युद्ध वगैरह के बारे में। और उस कहानी के अंत तक हम लोग एक स्टेटस को तक पहुंच जाते हैं, एक बैलेंस तक पहुंच जाते हैं स्पाइडर्स और इंसानों के बीच में। फिर आते हैं दूसरी किताब पे, जिसके बारे में ये वीडियो है। चिल्ड्रन ऑफ रूइन में स्पाइडर्स और इंसानों की वो कोअलिशन डीप स्पेस में जाती है एक सिग्नल का पीछा करते हुए। और ये सिग्नल भेजा है इंसानों ने, इंसानों की एक और टीम ने, जो एक और प्लैनेट पर गए थे और वहाँ पे वही करने की कोशिश कर रहे थे जो इस प्लैनेट पर अवराना कर्न ने करने की कोशिश की थी। उस प्लैनेट पर स्पाइडर्स की जगह ऑक्टोपस हैं। पहली किताब की तरह ही इस किताब का एक डोमिनेंट थीम है लोनलीनेस, अकेलापन। अकेलापन सिर्फ इंडिविजुअल का नहीं बल्कि हमारा जनरल कंडीशन। इंसान एक प्लैनेट पर रहते हैं और वो अकेला महसूस करते हैं और वो रीच आउट कर रहे हैं यूनिवर्स में दूसरी लाइफ को खोजने के लिए। ऑल्दो इस कहानी में इंसान दूसरी लाइफ को खोजने कम और क्रिएट करने के लिए ज़्यादा जाते हैं। वो दूसरे ग्रहों पर जाते हैं और उन ग्रहों को इंसानों के रहने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। चिल्ड्रन ऑफ रूइन में ऐसा ही हुआ है। पर इस किताब में एक ऐसी चीज़ हुई है जो पहली किताब में नहीं थी। वो ये है कि जिस ग्रह पर ये लोग पहुंचते हैं वहाँ पहले से लाइफ थी और ये लाइफ काफ़ी अजीब थी, एक ऐसे स्तर की थी जिसको समझना भी इनके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया। ऐसा नहीं है कि स्पाइडर्स और ऑक्टोपस को समझना आसान है। इनफैक्ट इस किताब का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस प्रॉब्लम के बारे में है जो इंसानों को, पहली किताब में इंसानों ने स्पाइडर्स को समझा बहुत मुश्किल से और स्पाइडर्स ने इंसान को समझा बहुत मुश्किल से। दूसरी किताब में इंसान ऑक्टोपस को समझने की कोशिश कर रहे हैं और ऑक्टोपस इंसानों को समझने की कोशिश कर रहे हैं और बाद में ऑक्टोपस स्पाइडर्स और इंसानों दोनों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो अगर इस किताब में कोई युद्ध है तो वो फिज़िकल से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग के लेवल का युद्ध है। एक दूसरे को समझना कितना मुश्किल होता है, एक दूसरे को अप्रिशिएट करना कितना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास वो पर्सपेक्टिव नहीं है जो सामने वाले के पास है। और जब ये गैप सिर्फ वो गैप नहीं है जो दो इंसानों के बीच में होता है जो अलग अलग कल्चर से आते हैं, जब ये गैप दो स्पीशीज़ के बीच का होता है। मैं किसी एलियन स्पीशीज़ की भी बात नहीं कर रहा हूँ। एड्रियन चाइकोव्स्की की एक बहुत अच्छी क्वालिटी ये है कि उन्हें अजीबोगरीब स्पेस एलियंस बनाने ही नहीं पड़ते। वो जूलॉजी के बैकग्राउंड से आते हैं, इसलिए जो एलियंस वो क्रिएट करते हैं वो पृथ्वी के ही होते हैं। पृथ्वी पर इतनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि हमें अजीबोगरीब क्रीचर्स ढूंढने के लिए अंतरिक्ष जाने की ज़रूरत नहीं है। इसीलिए एड्रियन चाइकोव्स्की के जो एलियंस हैं वो स्पाइडर्स और ऑक्टोपसेस हैं, जो कि once you get to look at how they think and how they do things, it is truly alien, truly alien. इस कहानी के एक नहीं कई स्टोरी आर्क्स में, इसमें कई आर्क हैं, कई कैरेक्टर हैं, कई पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कभी कभी वो पॉइंट्स ऑफ व्यू सिर्फ स्पेस में डिस्टेंट नहीं है, टाइम में भी हैं। तो आप एक चैप्टर में एक कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इवेंट्स को देख रहे होंगे और उसके अगले चैप्टर में एक ऐसे कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू पर शिफ्ट कर जाएंगे जो कि उस स्पीशीज़ का नहीं है और हज़ारों साल पहले था। बट द ऑथर डज नॉट डू दिस इन अ कन्फ्यूजिंग वे।
पूरी किताब पढ़ते समय कभी भी ऐसा एहसास नहीं हुआ कि आई एम लॉस्ट, कि क्या हो रहा है, कौन बोल रहा है, समझ में नहीं आ रहा. इट इज़ एक्चुअली रीजनेबली वेल डन. बट द पॉइंट आई वॉज मेकिंग इज़ दैट इस कहानी के कई ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू कैरेक्टर्स के अकाउंट्स के ज़रिए एक थीम सामने आती है. हम जानना क्यों चाहते हैं. एक सीन है, अगेन मैं स्पॉयलर्स को अवॉइड कर रहा हूँ, मैं बस थीम्स के बारे में बात कर रहा हूँ. इस कहानी में एक सीन है जिसमें कैरेक्टर्स एक दूसरे से बात करते समय एक सिंपल चीज़ एक्सप्लेन करते हैं, और वो ये है कि तुम्हें ब्रह्मांड को जानना है, पर शायद ब्रह्मांड को जानने के लिए जो भी करना है वो सब करने के बाद तुम ये पाओ कि तुम अब भी समुद्र का एक बूंद ही प्राप्त कर पाए हो, और ये फीलिंग कभी ख़त्म नहीं होगी. तुम कभी भी इस पूरे ब्रह्मांड को उस लेवल पर जान नहीं पाओगे जिस लेवल पर तुम जानना चाहते हो. तो क्या करें, जानने की कोशिश छोड़ दें? नहीं. इस सच को रियलाइज़ करो कि जानने की कोई वैल्यू नहीं है जब तक तुम्हारे पास उस नॉलेज को शेयर करने के लिए कोई नहीं है. तुम पूरी ज़िंदगी, मल्टीपल लाइफ टाइम्स, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों साल इस ब्रह्मांड को समझने की कोशिश में बिता सकते हो, और फिर भी शायद तुम इस ब्रह्मांड को पूरी तरह से ना समझ पाओ. पर अगर तुम ये रियलाइज़ करोगे कि उन हज़ारों लाखों सालों के दौरान तुम्हारे साथ कोई था जिसके साथ तुम बात कर सकते थे, जिसके साथ तुम वंडर को एक्सपीरियंस कर सकते थे, जिसके साथ तुम मिलकर दूसरों का भला कर सकते थे, तो जानने की जो इच्छा है उसका कोई मतलब निकल सकता है. द पॉइंट इज़, क्यूरियोसिटी मस्ट एग्जिस्ट इन सर्विस ऑफ कंपेनियनशिप. अदरवाइज इट डज़ नॉट रियली टेक यू एनी प्लेस गुड. जहाँ तक टेक्नोलॉजी का सवाल है, पहली किताब में हमने स्पाइडर्स के पूरे कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल इवोल्यूशन को देखा था, जहाँ पे वो जंगल में शिकार करने वाले लेवल से इवेंचुअली स्पेस टेक्नोलॉजी वाले लेवल तक पहुँचे थे. इस किताब में उनकी वो एबिलिटी एनहांस ही हुई है, और वो लोग अब इंसान और स्पाइडर मिल के स्पेसशिप्स में डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन करने जाते हैं. उनके पास कंप्यूटर्स है जो उसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है जिसके बारे में पहली किताब में बात की गई थी. बाय द वे, इट्स माइंड ब्लोइंग हाउ दिस थिंग हैज़ इवॉल्व्ड. पर साथ ही साथ हमें ऑक्टोपसेस की टेक्नोलॉजी को भी देखने को मिलता है, जहाँ पे उनके दिमाग बहुत ही फंडामेंटली एक अलग तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे उनके दिमाग, उनका सिर जो होता है ऑक्टोपस का, वो सिर्फ इमोशनल रियलिटी को इंटरप्रेट करता है, और उनके जो टेंटिकल्स होते हैं, जिसमें जो स्मॉल ब्रेन्स होते हैं, जो ब्रेन पार्ट्स होते हैं, वो रैशनल और लॉजिकल चीज़ों पर काम करते हैं. सो एक ऑक्टोपस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखने जाएं तो आप एक डब्बे को देखेंगे और आप इमोशंस फील करेंगे, और फिर वो डब्बा खुल जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि वो कैसे खुला, क्योंकि उसको खोलने वाले आपके हाथ थे जो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं. आपके हाथ आपके दिमाग के लिए काम करते हैं, पर आपका दिमाग उनको नहीं बताता कि एग्जैक्टली क्या करना है. आपके दिमाग से आपके हाथ क्यूज़ लेते हैं, और फिर आपका हाथ उन चीज़ों को कर डालता है. इसलिए ऑक्टोपसेस के बीच में ऐसी कई टेक्नोलॉजीज़ हैं जो अगर आप उनको पूछेंगे कि ये कैसे होता है, वो आपको नहीं बता पाएंगे. एंड इट्स रियली फैसिनेटिंग हाउ दिस inhuman way of doing things, inhuman not in a bad way, but just to imply the alienness of it. It is fascinating how this inhuman way of doing things is communicated to the humans, and how humans communicate their way of doing things to the octopus. Not successfully, by the way. कोई भी चीज़ इस किताब में 100% एफिशिएंसी से नहीं होती है. 2/3 मतलब खो जाता है, 1/3 मतलब खो जाता है, थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है. बट एट द एंड ऑफ द डे द मैसेज इज़ दैट अगर तुम्हारे मन में अच्छे इंटेंशन हैं तो तुम लैंग्वेज वगैरह के बैरियर्स को पार करके इंटेंशन को समझ सकते हो. इस किताब में एक सीन है जिसको देखकर ऑनेस्टली आई एम नॉट इवन किडिंग, मेरे आंखों में आंसू आ गए, जहाँ पे एक वैज्ञानिक है जो कि बिल्कुल अकेला है और जो ऑक्टोपसेस को समझने की कोशिश कर रहा है, और एक समय पर वो फ्रस्ट्रेट होकर एक चुटकुला सुनाता है और हंसता है, और पाता है कि ऑक्टोपस वही कर रहा है. ऑक्टोपस अपनी चमड़ी का रंग बदल सकते हैं और वो इमोशंस को वैसे ही कन्वे करते हैं. तो वो देखता है जब वो चुटकुला सुनाता है तो ऑक्टोपस रंगीन हो जाता है, ब्राइट कलर्स एग्जूड करने लगता है, और वो समझने की कोशिश करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि क्लियरली इसकी इंग्लिश तो समझ में आ नहीं रही, और वो समझ नहीं पाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, और उसको एक अनोमली के रूप में लिख देता है, और इवेंचुअली वो बूढ़ा होकर मर जाता है. और उसके मरने के हज़ारों साल बाद एक और इंसान आती है जो कि एक लिंग्विस्ट थी, साइंटिस्ट नहीं थी, और चूंकि वो साइंटिस्ट नहीं थी उसको ग्रे एरियाज़ ज़्यादा समझ में आते थे एक साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से के मुकाबले. साइंटिस्ट ब्लैक एंड वाइट आंसर्स ढूंढ रहा था, या तो वो लोग समझ सकते हैं या तो नहीं समझ सकते. पर लिंग्विस्ट ने ये मतलब निकाला कि जब वो साइंटिस्ट जोक सुनाता था
और वो हंसता था, तो ऑक्टोपस की समझ में जोक नहीं आता था। पर ऑक्टोपस की समझ में एक चीज़ ज़रूर आती थी, और वो ये थी कि वो आदमी खुश है, और इसीलिए ऑक्टोपस खुश होता था। The octopus was able to recognize something in the human. And this is communication on such a basic level. Such a basic level. आप पूरी कहानी पढ़ रहे हैं एक इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ पे आप एक्सपीरियंस कर रहे हो उसकी फ्रस्ट्रेशन, ये कर रहा हूँ कुछ नहीं हो रहा, ये कर रहा हूँ कोई नतीजा नहीं निकल रहा, और ऑक्टोपस को आप एक चीज़ के रूप में देखने लगते हैं। बट देन दिस सीन कम्स एंड आप रियलाइज़ करते हैं कि ऑक्टोपस भी उसे देख रहा है। शायद ऑक्टोपस भी सोच रहा था, यार ये कितना दुखी दिखता है, मुझे नहीं पता ये क्यों दुखी है, मुझे क्यों पता नहीं ये क्यों फ्रस्ट्रेटेड है, बट लुक ही इज़ लाफिंग, आई एम हैप्पी दैट ही इज़ लाफिंग। इट्स सच अ ब्यूटिफुल, इट्स यू नो व्हाट आई मीन। ओवरऑल चिल्ड्रन ऑफ रूइन चिल्ड्रन ऑफ टाइम में क्रिएट की गई यूनिवर्स को एक इफ़ेक्टिव तरीके से आगे ले जाता है। और इस किताब के बाद जो अगली बुक है इस सीरीज़ में वो है चिल्ड्रन ऑफ मेमोरी, जिसको मैं इमीडिएटली पढ़ना शुरू नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस किताब को हज़म करने के लिए थोड़ा टाइम चाहता हूँ। मुझे थोड़े स्नैक्स चाहिए, इसलिए मैं कुछ छोटी किताबों को पढ़ूंगा, और उनको पढ़ने के बाद इस किताब तक पहुँचूंगा शायद अगले साल, यानी दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद। विच सीम्स एप्ट, क्योंकि चिल्ड्रन ऑफ टाइम को मैंने पिछले साल पढ़ा था, चिल्ड्रन ऑफ रूइन को मैंने इस साल पढ़ा है, और चिल्ड्रन ऑफ मेमोरी को मैं अगले साल पढ़ूंगा। सो ये and that's it. That's what I wanted to say about Children of Ruin by Adrian Tchaikovsky. I hope you enjoy it if you read it. And if you don't read it, then I hope you enjoy whatever book you are reading. Thank you. I will see you next time.